हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिविजन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो 3 पार्ट है अपने, कहना चाहिए पेज नंबर हमारा खत्म हो गया था 17 तक। ठीक है, रेन ऑफ टेरर हमारा पूरा खत्म हो गया था, डायरेक्टरी रूल फ्रांस वाला खत्म हो गया था। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट पार्ट 4 से। इसके 4, 5, 6 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारी चल रही है कहानी, हम पूरी कहानी आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलो जी, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चाहें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने छोटी छोटी वीडियोस भी इस चैप्टर के हर पार्ट की अलग अलग जो है वो भी आपके लिए बना रखी है। ये जस्ट एक रिविजन वीडियो है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे जिससे कहानी आपको समझ में भी आती जाए और एग्जाम के टाइम आप जल्दी से रिवाइज कर सकें। चलिए, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या औरतों ने भी रेवोल्यूशन किया था? बिल्कुल किया था भाई। आप उनके अधिकारों की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब नेशनल असेंबली बनती है हमारी, हमने लास्ट ही वीडियो में किया है, तो उन लोगों ने क्या किया कि अधिकार तो दिए लेकिन आदमियों को दिए, 25 साल के ऊपर के आदमियों को दिए, और औरतों की तो किसी ने कोई बात ही नहीं करी। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसके बाद आगे रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट भी आई, आगे बहुत सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन औरतों को कहीं पे भी प्रॉपर मताधिकार नहीं मिला था। तो क्या औरतों ने भी अपने मतलब अधिकारों के लिए कोई क्रांति करी या कुछ लड़ाई लड़ी? बिल्कुल बिल्कुल हुआ था ऐसे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर हम बात करते तो औरतें जो थी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही थी। इवेंट्स जितने भी हमारे चल रहे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंज आ रहे थे फ्रांस की सोसाइटी में, तो औरतों को भी एक आशा थी कि अगर हम क्रांति में पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव नहीं आ पा रहा था। अब उस ज़माने की औरतों की अगर हम बात करें तो वो बुनाई का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी, किसी के कपड़े धो दिए उसका काम करती थी, फल बेचती थी, फूल बेचती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी, और किसी के घर में मतलब सर्वेंट का भी काम करती थी, हाउस हेल्प का जिसे हम कह सकते हैं काम भी करती थी। लेकिन विमेन को ना पढ़ने का ज़्यादा अधिकार नहीं था। तो उस समय की औरतें जनरली पढ़ी लिखी नहीं होती थी, कॉमन विमेन को नहीं था। केवल हम बात करें अगर पढ़ती थी तो जो नॉबल्स थे, उनकी फैमिली की जो औरतें थी या लड़कियां थी, उनको पढ़ने का अधिकार था। वो लोग कॉन्वेंट में पढ़ा करते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया करते थे। उनकी फैमिली जो है उनकी फिर शादी कर दिया करती थी पढ़ाई के बाद। और अगर हम बात करें जो वर्किंग वीमेन हैं, उन बेचारियों की तो और भी मुसीबत थी, क्योंकि उनको काम पे भी जाना पड़ता था और उनको घर में बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी, उनको खाना भी बनाना पड़ता था, है ना। पानी लाने के लिए उनके घर में नलके नहीं लगे हुए, तो वो लोग पानी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगती थी। और कहीं ना कहीं ब्रेड के लिए फिर वो लंबी लंबी लाइनों में लगती थी, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। इस तरीके से उनके साथ कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत परेशान हो चुकी थी। अब अगर वो नौकरी करने बाहर जाती थी तो वेजेस भी उन्हें आदमी के मुकाबले कम मिलते थे। उसी काम का आदमियों को ज़्यादा पैसा मिलता था और औरतों को कम पैसा मिलता था। अब यहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके हितों की भी कोई हिमायत करे, उसके इंटरेस्ट के लिए लेडीज़ ने कहा कि ठीक है भैया, हमारी बात कोई नहीं कर रहा तो हम अपने पॉलिटिकल क्लब बनाते हैं। औरतों ने करीब करीब 60 पॉलिटिकल क्लब बनाए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लब बनाया था उन्होंने, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट आप अपनी बुक में लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने भी लगा दिया। ये मोस्ट फेमस रहा था उस समय। वन ऑफ देयर जो मेन डिमांड थी ना औरतों की, तो वो थी कि हमें पॉलिटिकल राइट्स दो भाई, हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑफिस की डिमांड उन्होंने करी। कि उन्होंने कहा कि भाई हमें कहीं ना कहीं सरकार में अगर जगह मिलेगी, मान लो कि मैं कोई नेता बन जाऊं, मैं एक स्त्री हूं, तो मुझे पता रहेगा ना स्त्री की प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो वो भी बोलती थी कि हमारी स्थिति तो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि औरतों को कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पद नहीं मिल जाता। कॉन्स्टिट्यूशन वो बताती है कि हम तो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। अपने 1971 में नेशनल असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, हमें पता है, लेकिन उस समय क्या हुआ, उन्होंने सारा का सारा पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन में बांट दिया, हमें पैसिव सिटीजन बोल दिया। कहा ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे सारी कहानी आगे बढ़ेगी, और ओनली देन अब वो लोग यही सोचती थी कि अगर हमारे को कोई राजनीतिक पद मिल जाएगा तभी हमारे इंटरेस्ट की कोई बात करेगा, वरना हमारे इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस होती है। जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई, बीच में जब पहले को रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी, क्रांतिकारी सरकार जैसे बोल सकते हैं, उसने कुछ लॉज बनाए थे औरतों के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। जैसे उनको स्कूल बनाए गए थे, उनके लिए स्कूलिंग उनके लिए कंपलसरी कर दी गई थी औरतों के लिए। उनके फादर उनकी शादी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह थी, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप बीच में तोड़ भी सकते हो। तलाक का अधिकार एक ज़माने में केवल आदमियों को था, अब औरतों को भी दिया गया था। जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी तब उन्होंने कहा कि तलाक का अधिकार जो है वो औरतों को भी, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप छोड़ सकते हो, यू हैड द राइट, लाइक ये चीज़ चल रही थी। अब वीमेन जो थी
उनको ट्रेनिंग दी जाती थी जॉब की उस समय, और कुछ विमेन जो है वो स्मॉल बिजनेस भी कर रही थी, आर्टिस्ट भी बन रही थी। लेकिन वुमेन का जो इक्वल राइट का, पॉलिटिकल राइट्स का जो फाइट चल रहा था, वो स्ट्रगल चलता रहा, वो कंटिन्यू होता रहा ड्यूरिंग द रन ऑफ टेरर। जब हमारा रॉबेस्पियर आता है, रन ऑफ टेरर का टाइम होता है, जो गवर्नमेंट आती है वो इशू करती है लॉ को, जिसमें ऑर्डर दिया गया था क्लोजर ऑफ वीमेन क्लब्स। भाई औरतों ने क्लब्स बनाए, लेकिन जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, उसने सारे औरतों के क्लब्स को बंद करा दिया। उसने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, उसने क्लब्स बंद कराए थे। जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उसने इम्प्रूव किया था कुछ कुछ, जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई तो उसने इनके क्लब्स को बंद करा दिया। अब इसके अलावा क्या हुआ, उसने कहा, कह दिया बहुत सारी प्रोमिनेंट जितनी वीमेन थी उनको अरेस्ट करा लिया गया था उस समय, और इवन उनको फांसी पे भी चढ़ा दिया गया था, औरतों को भी फांसी पे चढ़ाया गया था। औरतों का ये राइट का जो झगड़ा था ये बहुत टाइम तक चलता रहा। इवन वेजेस जो उनको नहीं मिल रहे थे इक्वल, उसकी लड़ाई भी बहुत टाइम तक कंटिन्यू चलती रही, और नेक्स्ट 200 ईयर्स, मतलब बहुत दिनों तक, मतलब 200 साल तक की लड़ाई चलती रही करीबन वर्ल्ड में। अब ये सारी कहानी चलती रहेगी। इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट भी हुए बहुत सारे उसके लिए, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी तक ये चले टू, एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक ये सब चलता रहा। मतलब ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक ये सब कुछ चलता ही रहा ऐसे ही। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो फ्रेंच वीमेन थी ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ईयर्स केप्ट अलाइव, और इस तरह की चीज़ें को अलाइव रखने की कोशिश करती रहीं, इंस्पायर करती रहीं ये सब चीज़ें लोगों की मेमोरी को। और फाइनली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज नंबर 19 का, ये नोट डाउन कर लो, 1946 में जाकर फ्रांस में औरतों को वोट का अधिकार मिला। कहानी शुरू हो रही है 14 जुलाई 1789 से, और औरतों को अधिकार कब मिल रहा है फ्रांस में? तुम बहुत सोचो कितना रीसेंट है, जब हमें आज़ादी मिली थी तब जाके उनके यहाँ औरतों को वोटिंग राइट मिला था। हमें तो सोचो 1947 में आज़ादी मिली, हाथ के आती औरतों को अधिकार भी दे दिए गए थे। लेकिन वहाँ 200 साल तक की लड़ाई चलती रही, और 1946 में जाकर वुमेन को वोट का अधिकार मिला था। और ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके बाद आ जाते हैं, पेज नंबर आ जाइए 21 पे। सोर्सेज को मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, सोर्सेज आप अपने आप पढ़िएगा, क्योंकि सोर्सेज उतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है आपके लिए जितना हमारा चैप्टर है। थोड़ा रिविजन में चैप्टर पे मेन फोकस कर लेते हैं। अब आता है 5th नंबर का हमारा पार्ट, यहाँ पर पेज नंबर 21, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। पहली बात समझ लेते हैं कि स्लेवरी क्या होता है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। एक आदमी जो आपका गुलाम है, आपने कहा खड़े हो तो खड़े होगा, आपने कहा बैठो तो बैठो, इस तरीके के गुलाम को खरीदा जाता था। देखो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म की बात करें जो जैकबिन क्लब के टाइम पे आया था, वो ये था कि उसने एबोलिशन कर दिया था स्लेवरी को। एबोलिशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना। जैकबिन क्लब के टाइम पर स्लेवरी को ख़त्म किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलोनीज़ जो थी, जैसे कैरेबियन आइलैंड्स की जो कॉलोनीज, द कॉलोनीज इन कैरेबियन, तो कैरेबियन आइलैंड पे 3 कॉलोनीज़ के नाम आपको दे रखे हैं। मार्टिनिक दे रखा है, गॉन्डलॉप दे रखा है, और सैन डोमिंगो दे रखा है। इन जगहों पर क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर थे। 3 जगहें हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं, 3 जगहें हैं, कैरेबियन आइलैंड पे 3 जगहें हैं। ये यहाँ पर क्या था, तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें उगती होंगी, तो यहाँ से सप्लाई होती है। पर यहाँ पर काम कौन करे, ठीक है, उग रहा है, बहुत चीज़ें जा रही है। यूरोपियंस जो थे वो रिलेक्टेंट थे, उनको नहीं जाने की इच्छा थी। इतनी दूर कौन जाएगा, वो सोचते थे कैरेबियन आइलैंड पे काम करने के लिए। अब जब काम करने के लिए नहीं जाओगे तो इन जगहों पे होगी शॉर्टेज लेबर की। ये शॉर्टेज कैसे पूरी की गई, तो क्या हुआ, ट्रायंगुलर एक स्लेव ट्रेड बनाया गया। उसमें क्या होता था, अफ्रीका एंड अमेरिका, यूरोप, तीनों को मिलाकर बना था। स्लेव जो थे ट्रेड स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लेव जो है ये ट्रेड कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और कहाँ खत्म हुआ था वो भी बताया जाएगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है यहाँ पर स्लेव ट्रेड में, फ्रेंच जो मर्चेंट्स हैं वो सेल करते थे। ध्यान से समझना, फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो नाव में बैठते थे, सेल करते थे, या जहाज में बैठते थे, सेल करते थे। और बुराडो और नेंट्स टू द अफ्रीकन कोस्ट, बुराडो और नेंट्स के बंदरगाह से जाते थे, और वो वहाँ कहाँ पहुँच जाते थे, अफ्रीकन कोस्ट पे पहुँच जाते थे, अफ्रीका में पहुँच जाते थे, वहाँ के बंदरगाह पे पहुँच जाते थे। फिर वहाँ पे ये लोग स्लेव को ख़रीदते थे, वहाँ के लोकल चिफ्टन्स वगैरह होते थे, उनसे ये स्लेव्स को ख़रीदते थे। और फिर क्या करते थे, फिर समुद्र की यात्रा से इन लोगों को पता है टाइटली बांध दिया जाता था, इनको ब्रांड, ऐसे ब्रांड लगा दिया जाता था कि ये स्लेव मैंने खरीदा है, और हथकड़ियाँ इनको पहना दी जाती थी। शेकल्ड मीन्स हथकड़ियाँ पहनाना, इनको हथकड़ियाँ पहना देते थे और उनको 2 स्टार्स के शिप में, और 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा पर लेकर आ जाते थे। फिर लेकर आते थे, फिर अटलांटिक और कैरेबियन आइलैंड पे लाकर वहाँ इनको फिर प्लांटेशन ऑनर्स को बेच देते थे। जब बेच दिया, अब क्या होता था, अब इस तरीके का स्लेव ट्रेड चल रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, अब स्लेव आ गए, तो जितनी भी ग्रोइंग डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज़ में इन सारी चीज़ों की, चाहे वो कॉफ़ी हो, है ना, जो भी हमने चीज़ों पर डिस्कस करी थी, इंडिगो है, शुगर है, तो उगाने के लिए आदमी मिल गया। तो इस तरीके से फल फूल रही थी ये दोनों जगहें, पोर्ट्स लाइक बुराडो और नेंट्स की जगहें जो थी बहुत फल फूल रही थी। कहीं पर भी किसी भी चीज़ का व्यापार होगा, इंसान का
वस्तु का, तो वो जगह पे ग्रोथ होगी ही होगी, ठीक है, ये चल रहा था। अब थ्रू द इकोनॉमिक 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ स्लेवरी को लेकर। 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, 18th में थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि यार नहीं होना चाहिए, आदमी को नहीं, पर कोई भी ठोस कदम कुछ नहीं उठा रहा था। नेशनल असेंबली के टाइम पे भी ना बहुत डिबेट होती थी कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, लेकिन कोई भी इसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा था। देखो होता क्या था, नेशनल असेंबली बनाई थी किन लोगों ने, मर्चेंट्स ने या पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों ने, बिजनेसमैन ने। अब ये लोगों का तो फ़ायदा हो रहा है स्लेव ट्रेड से, तो आप बात तो कर रहे हो लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो। तो यही चल रहा था, इन्होंने कुछ नहीं करा स्लेव ट्रेड को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी तो इनकम ही डिपेंड करती थी इसी स्लेव ट्रेड पर। अब सरकार को लगता था कि भाई अपोजिशन ना हो जाए अगर हम इसके बारे में कुछ खिलाफ करें बिजनेसमैन का या बड़े बड़े लोगों का, तो स्लेव ट्रेड ऐसे ही चलती रहे। फिर फाइनली कहाँ पे ख़त्म होती है, जब कन्वेंशन का टाइम आता है 1794 में, तब उन्होंने एक कानून बनाया था। कन्वेंशन गवर्नमेंट आई थी, हमने बात करी थी, तब 1794 में जाकर पूरा स्लेव ट्रेड को उन्होंने कहा नहीं, स्लेव्स को अधिकार होने चाहिए और इनको फ्री करा जाए, ऐसा एक कानून बनाया गया। अब ये सारी कहानी चलती रहती है, लेकिन ये सब केवल शॉर्ट टर्म के लिए ख़त्म किया गया, करीबन 10 साल के लिए। फिर 10 साल बाद में नेपोलियन आ गया और नेपोलियन ने क्या कर दिया, स्लेव्स ट्रेड को फिर से इसने स्टार्ट कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं स्लेवरी उसने फिर से स्टार्ट कर दी। फिर उसकी परमिशन मिल गई। जो अफ्रीका के निग्रोज थे वो क्या कर रहे थे, परस्यूट का मतलब होता है उनका लक्ष्य ये था, ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्लेवरी, अच्छा ठीक है, जो अफ्रीकन निग्रोज थे इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो ये सारे काम कर रहे थे। नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस के लिए प्लांटेशन ऑनर सब समझ गए थे कि उनकी जो फ्रीडम है और इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज, अच्छा ठीक है समझो, अफ्रीकन निग्रोज को स्लेव बनाया जाता था। तो प्लांटेशन ऑनर समझ गए कि भैया ठीक है, नेपोलियन ने तो हमें राइट दे दिया फिर से। तो इस तरीके से इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बात हुई और इनका व्यापार जो था वो अच्छा खासा चलने लग गया। अब स्लेवरी फाइनली एबॉलिश होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कब खत्म होती है स्लेवरी, एबॉलिश होती है 1848 में जाकर, ठीक है, फ्रांस में स्लेवरी 1848 में खत्म हो जाती है। और अब आ जाओ हमारे लास्ट पॉइंट पे, ये वीडियो थोड़ा पिछले वीडियो से छोटा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, पूरे हर रोज़ के रोज़मर्रा के ज़िंदगी की क्रांति। कैन पॉलिटिकल्स चेंज द, पॉलिटिक्स जो है वो चेंज कर सकती है क्लोथ्स लोगों के जो वो पहनते हैं, लैंग्वेज जो वो बोलते हैं, किताबें जो वो लोग पढ़ते हैं। देखो फ्रांस में क्या होता है, हम बात करते हैं 1789 के बाद के ईयर्स की, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं औरतों की ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में, आदमियों की ज़िंदगी में। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी वो मतलब कहीं ना कहीं रोज़ाना की ज़िंदगी पर क्रांति जो चल रही थी वो बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी। अगर हम बात करते हैं 1789 के पहले, एक चीज़ तो मैं बताती हूँ कि वहाँ पर ना क्या था, सेंसरशिप थी। सेंसरशिप का मतलब होता है, लेट सपोज मैं एक राइटर हूँ और मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे जो मैंने लिखा है ना वो राजा के आदमियों को दिखाना पड़ता था, और राजा के आदमी कहते थे हाँ ठीक है, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है ना इसके अंदर, राजा के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, ये छप सकता है, ये छप सकता है, ये नहीं छप सकता। ये अधिकार जो था वो राजाओं के हाथों में ही रहा करता था, उनके लोगों के हाथ में रहा करता था। 1789 के बाद ये चीज़ खत्म हो गई, सेंसरशिप खत्म हो गई। जब ये खत्म हुई तो भाई फिर तो एकदम मतलब आप समझो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी लोगों को। तो बुक्स छपने लग गई, न्यूज़पेपर्स छपने लग गए, प्लेज लोग देखने जाने लगे, और लोगों को कहीं ना कहीं राइट टू स्पीक मिल गया, राइट टू राइट मिल गया, लिखने का अधिकार मिल गया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण अब लोग अपनी बात कहने लग गए। बहुत सारे न्यूज़पेपर छपे, पैम्फलेट छपे, बुक्स छपी, प्रिंटेड पिक्चर्स, और भाई कह रहे हैं पूरा फ्लडेड हो गया पूरे टाउन्स, इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें छप छप के मार्केट में आने लग गई। अब लोग अपोजिंग व्यूज़ को भी लिखने लग गए थे, ठीक है, अब लिखने लग गए। अब इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ हमने पढ़ा कि समाज में क्या है, सेंसरशिप बंद हुई। फिर तो लोगों ने बहुत सारा कुछ पढ़ना भी शुरू किया, लोगों ने लिखना शुरू किया, प्लेज हुए, सॉन्ग्स हुए, फेस्टिवल्स हुए, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनको देखने आते थे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा समझ आपके अंदर क्रिएट हो जाती है। अब जस्टिस की बात होने लगी, और जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा लेंथ में लिखने लगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखने लग गए। और लेकिन पढ़ने वाले लोग बहुत कम थे, तो लोग ना ओरल सुनाया करते थे उस ज़माने में। पढ़ने मतलब देखो पढ़ी लिखी जनसंख्या बहुत कम थी ना उस ज़माने में। अब कंक्लूजन पे आ जाओ, लास्ट पेज है 23 पेज पे, कि भाई कंक्लूजन क्या है। 1804 आ जाते, नेपोलियन ने खुद को क्या किया, नेपोलियन आया, हमने पढ़ा डिक्टेटरशिप आई के बाद क्या है रही, ये नेपोलियन की डिक्टेटरशिप आ गई डायरेक्टरी रूल के बाद। नेपोलियन आता है, कहता है भैया मैं जो हूँ वो हूँ फ्रांस का एम्परर, अब अपने आप को घोषित कर देता है। अब नेपोलियन जो था उसने क्या किया, आसपास के यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उधर भी युद्ध जीते बहुत सारे, है ना, नेपोलियन ने जीते थे, और उसने क्या किया, अपने ही रिश्तेदारों को गद्दी पर बैठा दिया जाके। उसने बहुत सारे लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी आएगा, उसने बहुत सारे ना इंट्रोड्यूस किए थे लॉज, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आया वो,
वेट का। पहले क्या होता था 1 किलो तुम्हारे यहाँ कुछ कितनी चीज़ आएगी 1 किलो में, कहीं दूसरी कंट्री में जाओ 1 किलो में कितना आएगा, फिर कहीं और जाओ तो 1 किलो में कितना आएगा सामान। ये इसने नेपोलियन ने ये चीज़ करी थी कि ये बहुत अच्छा काम था। वैसे क्या ये यूनिफॉर्म वो सिस्टम लेकर आया था वेट का, एंड डेसिमल सिस्टम ये लेकर आया था। इनिशियली लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी आ गया कोई, है ना, ये हमारे लिए लिबरेटर है, हमारे लिए फ्रीडम लेकर आ रहा है, सब कुछ लेकर। लेकिन ये पता है इसने क्या किया, ये खुद ही डिक्टेटर बन के बैठ गया। फिर तुमको यहाँ बहुत शॉर्ट में बताया गया, 9th में 10th में बहुत डिटेल में। फिर नेपोलियन आर्मीज क्या करती थी, जगह जगह इन्वेड करती थी, अपनी मर्जी चलाने लगी, हर जगह इन्वेडिंग फोर्स कहा जाने लगा इनको। वाटरलू की लड़ाई में 1815 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन मारा गया। बहुत शॉर्ट कर दिया कि नेपोलियन आया, डिक्टेटरशिप चलाई उसने अपनी, और फिर मारा भी गया। इतना सही दिखा रखा है तुम्हें तो। फिर क्या हुआ, लेकिन नेपोलियन के मरने के बाद भी जो उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे लिबर्टी के बारे में, मॉडर्न लॉ के बारे में, वो यूरोप में लोगों को बहुत इम्पैक्ट डालने लगे। अब देखो हमने पूरा फ्रांस का ये रेवोल्यूशन पढ़ा, तो इसमें हमने मेन बात तो ये देखी कि आइडिया ऑफ लिबर्टी लोगों के दिमाग में आया। इसके पहले लिबर्टी जैसी चीज़ तो मतलब सोचो, क्या तुम सोच सकते हो एक राजा के टाइम पर पब्लिक के दिमाग में, जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, ये आए भी कि राजा को हटाया जा सकता है, लिबर्टी, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें डेमोक्रेटिक राइट मिले कि हम चुन सकें, ऐसा तो था ही नहीं। लेकिन फ्रांस के इतने बड़े रेवोल्यूशन, यूरोप में ये बातें होने लग गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। पूरी दुनिया में इसके बाद क्रांतियाँ आई। अगले चैप्टर में आप रशिया के भी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हो। फ्रांस जो था, रेस्ट ऑफ द यूरोप में फ्रांस की बातें फैलती चली गई। 19th सेंचुरी आते आते और ज़्यादा सब कुछ होता गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूडल सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हुआ था, ये एक बहुत बड़ा चेंज था। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, वो भी इस तरह के एग्जाम्पल्स को उन्होंने पढ़ा। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय हमारे यहाँ के 2 एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल्स के, जिन्होंने रिस्पॉन्स किया था इस तरह के आइडियाज़ पर। देखो ना, तुम समझो ये सब को देखने के बाद हमारे देश में भी इनका प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा, और हमारे यहाँ भी आज़ादी, क्रांति, इस तरह की बातें चली होंगी। और चैप्टर हो जाता है बच्चों यहाँ पर हमारा फिनिश। ये वीडियो होती है 16-17 मिनट मान लेते हैं, और पिछली वीडियो थी 40 मिनट। तो रफली तुम्हारा 1-1.25 घंटे के अंदर, 1 घंटा समझ लो, तुम्हारा चैप्टर है 1-1.25 घंटे के बीच का, और चैप्टर होता है पूरा फिनिश। समझ आ गया हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।